हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिक्सअप क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है ना, सभी प्रकार के जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं है ना, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास 9, 10 इन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले, उनके सूत्र, उनके मात्रक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एक से बढ़कर एक। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। बल बराबर क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या है। बल एक प्रकार का धक्का होता है जिसको किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी स्थिति में चेंजिंग हो जाता है। तो अब देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को किससे दिखाते हैं, एफ से। द्रव्यमान किससे, यम से यहाँ पे। त्वरण किससे, ए से, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा बताओ। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण है, तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सूत्र हमारा मात्रक हो जाएगा बल का किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या बल का एक मात्रक और भी क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने। आप लोग पढ़े होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, दाब क्या है ना। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर जब हम बल लगाते हैं तो वो बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या होता है, एफ फोर्स, और क्षेत्रफल क्या होता है, ए। तो बताओ एफ मतलब बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो हम यहाँ पे दाब का मात्रक देख रहे हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर दाब का एक और मात्रक होता है, क्योंकि पास्कल ने इनके बारे में बताया था, तो पास्कल भी होता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है ना। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल कैसी राशि है, तो हम आपको बता दें, चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या, डिस्टेंस डी, और टी टाइम समय। तो मात्रक बताओ कैसे निकालेंगे। तो ऊपर क्या है दूरी का मात्रक क्या, मीटर, बटे समय का मात्रक क्या, सेकेंड। तो इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं मीटर बटे सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड भी इसको बोलते हैं। या फिर कभी कभी मीटर इंटू सेकेंड की घात, यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, वो भी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वेग क्या है, वेग। तो देखिएगा वेग क्या होता है, विस्थापन, और समय का क्या होता है, अनुपात। ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट और समय मतलब टाइम टी। तो बताओ यहाँ से मात्रक अगर निकालें, वेग कैसी राशि है, याद रखना ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो मात्रक कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का मात्रक दूरी का मतलब विस्थापन का मीटर, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी होती है, बट इसमें दिशा होती है। और समय का मात्रक क्या, सेकेंड। तो बताओ मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो जो मात्रक चाल का होता है वही मात्रक किसका होता है, वेग का होता है, याद रखना, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। आप वीडियो केवल लगातार वॉच करेंगे और देखिएगा, आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि मतलब अपनी ही आवाज़ को, है ना, किसी से टकरा के दोबारा सुनने के लिए जो दूरी होती है कितनी होनी चाहिए, 16.67 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 17 मीटर। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है, सीमा, मतलब फ्रीक्वेंसी, कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। तो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जो है मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। ठीक है, याद रखना, ये श्रव्य तरंगें होती हैं, क्योंकि इन्हें मनुष्य सुन सकता है। अब देखो, अगर 20 हर्ट्ज से कम हो गई तो क्या होगा, उन्हें हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगें। तो ये विकल्प में पूछ सकता है ना। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है, इन्हें विभिन्न प्रकार के जानवर सुन सकते हैं। ऐसे प्रसव तरंगें क्या हैं, तो प्रसव तरंगें की जो लिमिट होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है प्रसव तरंगें, है ना। तो इनको जैसे कि विभिन्न प्रकार की, जैसे कि बिल्ली है और जो है चमगादड़ है, ये सभी जो है बिल्ली सुन सकती है, और चमगादड़ इसको निकालता भी है, प्रसव तरंगें, है ना। तो अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या दिया है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, केवल आप वीडियो में लगातार बने रहिए, है ना, और बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखो, तापमान अगर पूछे डिग्री सेंटीग्रेड में यदि पूछे तो क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटीग्रेड में कितना, 37, जबकि फ़ारेनहाइट में कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखो,
ताप का मात्रक क्या है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है ना, तो क्या होता है केल्विन, याद रखना। और यमकेस पद्धति में मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में क्या होता है ताप का मात्रक जूल। ऊष्मा का भी मात्रक क्या होता है जूल। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है जूल, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी तरंग की आवृत्ति जिसको एन से दिखाएं हम और चाल v तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना सूत्र। तो क्या होता है इनके बीच संबंध, v बराबर एन इंटू लैम्डा, जहाँ v क्या है तरंग की चाल, है ना, याद रखना। और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है पूछे तो दूरी। यन क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो आइए अगला पेज लेते हैं। चलिए भैया देखते हैं अगला पेज। क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये सभी फिजिक्स के हैं जो चल रहे हैं। समतल दर्पण मतलब जिसका ऐसा दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह होती है बिल्कुल प्लेन होती है, समतल होती है, क्या कहलाता है समतल दर्पण। और इसकी पूछ ले अगर फोकस दूरी कितनी होती है तो इनफाइनाइट, ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है देखिए, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से। तो सूत्र होता है फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है आधी। हम कह सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है r/2। एफ क्या है फोकस दूरी और त्रिज्या क्या है आर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, मिक्सअप क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने चूज किए हैं। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, 40 हो सकते हैं, है ना। केवल आप हमारा जो है इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो 2-3 बार तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऊष्मा के सुचालक, अब बताओ सुचालक का मतलब जिनमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से चल सकती है, वो सुचालक होते हैं। जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ठीक है, और सोना भी होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं सुचालक। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ऊष्मा के कुचालक, जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है चलकर। तो क्या है वो कांच है, ठीक है, ये हीट तो होगा लेकिन इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। अगला कागज़ है इसे, है ना, लकड़ी भी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दीप्त वस्तुएं, ये भी आपके पूछ सकता है। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब उत्पन्न करती हैं अपने आप से। तो जैसे क्या है सूर्य है ना, इसका अपना ताप होता है, प्रकाश होता है। और क्या है मोमबत्ती है, इसको जलाने पर भी ये भी क्या करती है ऊर्जा देती है, मतलब ऊष्मा प्रदान करती है। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अदीप्त देखिए, है ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आप इनको जरूर पढ़ के जाना। अदीप्त वस्तुएं क्या है, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं स्वतः ही, जैसे कि है ना मेज है, कुर्सी है ना, बर्तन है, चंद्रमा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा क्या है, ये दीप्त ना होकर क्या है अदीप्त। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि चंद्रमा क्या है अदीप्त है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, तरंगों के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्योंकि ये केवल क्या हो रही है आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए हम ऐसे ही ले रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका जो नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर होगा, चाहे आपका होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी सेमेस्टर होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से कराना भी। तो तरंग 2 प्रकार की होती है, याद रखना। कौन कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य। तो इतने पे हम नहीं छोड़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंगें को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो जैसे कि प्रकाश तरंगें हैं, ये सभी तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए आवश्यकता माध्यम की नहीं होती। अब अगर अनुदैर्ध्य पूछे, है ना, तो अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ध्वनि। ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य, याद रखना, जबकि प्रकाश कैसा है अनुप्रस्थ। अगला देखो, दर्पण पे आ गए अब हम। तो गोले दर्पण क्या होता है, तो गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखना। कौन कौन से, अवतल दर्पण जिसको कहते हैं कनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ये देखिए, ये जो बनाया हमने, ये क्या है अवतल दर्पण। इसका जो ये वाली सतह है ये क्या होती है रिफ्लेक्टेड होती है, परावर्तक। और ये जो बनाया हमने ये क्या होती है, ये होती है कलाई की गई भाग, जो हमने डार्डर बनाया है। तो ये होता है अवतल, मतलब अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होती है दबे हुए तल से होती है। जबकि उत्तल की बात करें तो उत्तल की जो परावर्तक है वो उभरे हुए से होती है, जबकि अंदर से क्या होता है कलई किया गया होता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़रा देखिए अगला क्वेश्चन, फिजिक्स का ये भी है। क्या है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व जो होता है, गुरुत्व बल, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसकी भी खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने, याद रखना। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है, तो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण का मात्रक है, ठीक है।
अगर आपसे पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं तो मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा सुपर फास्ट डिवीजन है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो ऊर्जा हमें किसी यंत्र की सहायता से प्राप्त होती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, इन दोनों के योग के बराबर होती है। मैंने प्लस लगाया है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं एम मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और के काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होती है। तो अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं। पेज है आपका 3rd। चलिए देखते हैं, इसको जूम करते हैं और क्वेश्चनों को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों आप, चाहे 3rd हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी चाहे आप 9th 10th के हों तो सबके लिए है। तो देख सकते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष, क्योंकि दोष वाला भी चैप्टर आपके एग्जाम में है तो हम आपको बता देते हैं। पहले परिभाषा सुनना ध्यान से। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर आप पूछ ले कि स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो याद रखना हम बता रहे हैं कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होता है, याद रखना, है ना। अब इसको अगर हो गया किसी व्यक्ति को तो क्या होगा, तो दूर कैसे करेंगे हम? अवतल लेंस लगाकर। और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस, ठीक है। ये कैसा होता है? ये होता है, क्या करता है, ये जो है यहाँ पे जब किरणें पड़ती हैं, है ना, तो ये क्या कर देता है, किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है, ठीक है, टकराने के बाद ऐसे अलग अलग दिशाओं में। तो याद रखना ये होता है आपका, क्या होता है, मुख्य अक्ष। अगला देखो, अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पहले हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो दोष होगा वहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखेंगी, है ना। तो जैसे दूर है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कौन सा दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कैसे दूर होता है? तो उत्तल लेंस लगाकर, ठीक है, चश्मे में उत्तल लेंस लगा के दूर किया जाता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये होता है अभिसारी। अगर हाँ एक चीज़ और बताएं हम, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। जो किरणें समांतर जाती हैं और टकराने के बाद लेंस से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। जबकि जो उत्तल लेंस है ये क्या कर देता है, ये किरणों को एक बिंदु पे फोकस, जैसे यहाँ से निकली तो ऐसे यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे कर देगा, फिर यहाँ से जो निकली ऐसे, तो एक बिंदु पे क्या करेगा, फोकस। तो इसको बोलते हैं अभिसारित लेंस, ठीक है ना, अभिसारी लेंस। तो अगला देखिए, अगला क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मापन क्या होता है? मतलब ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, उसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। तो याद रखना हमेशा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने फिजिक्स के लिए थे। बाकी आपको और अगर प्रकाश के बारे में जानकारी चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में, तो हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। आप हमारे जो है चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। उसमें जो है उसमें बूस्टिंग कर सकते हैं, मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लेते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, है ना। अब शुरुआत होती है केमिस्ट्री की और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम लिए हैं यहाँ पे। तो देखो पहला, कार्बन के अपर रूप आपसे पूछ सकता है। तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और ग्रेफीन। ये सभी क्या है? कार्बन के अपर रूप। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है। अब देखो और भी क्वेश्चन बनेगा। कार्बन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कार्बन को किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी से। आपसे पूछ सकता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6। तो कार्बन है ना, फिर मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, और जो है मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आप पूछ सकते हैं मीथेन गैस। देखिए हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चूज किया है। मीथेन गैस क्या होती है? जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। ये देखिए हमने इसकी संरचना बनाई है, C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड करके 4 हाइड्रोजन इसे जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। तो ये कैसा होता है ये भी पूछ सकता है, संतृप्त या संतृप्त। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो है जब बॉन्ड सिंगल होगा तो वहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो सभी क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये कहाँ मिलती है ना, पूछ ले। तो ये कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों पर मिलती है। जैसे कि जहाँ पे पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये गैस मिलती है, सड़े गले हुए स्थानों पर। जैसे कि प्रेजेंट में हम देखें धान लग रहा है, तो जो धान की खेती है वहाँ पे पानी लगातार भरा जाता है, तो वहाँ पर भी उस खेत से भी क्या निकलती है?
मेथेन गैस। ऐसे गोबर से भी क्या होता है, मेथेन गैस रिलीज होती है। और भी हो सकता है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कोयले की खानों से भी क्या निकलती है, जो है मेथेन गैस। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना C2H2, ये गैस है, किस में यूज आती है, ये वेल्डिंग करने में, याद रखना है ना। धातुओं की बिल्डिंग करते हैं तो वहाँ एसिटिलीन गैस यूज में आती है। तो चलिए अगला देखते हैं हम, कुछ प्रमुख रासायनिक नाम और उनके सूत्र लिखते हैं और उनका। तो देखो पहला ये पूछे गए हैं सभी सब, धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब क्या है, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखना सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है धावन सोडा का, तो Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए थोड़ा सा अंतर है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, मतलब बेकिंग सोडा। ये देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है याद रखना NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनके पढ़ के आना, इनके बारे में पूछता है एग्जाम में। अगला देखिए, कुछ ही हमने लिए हैं, बाकी हैं तो बहुत, लेकिन अब जो है समय नहीं है, तो इनको आप ज़रूर देख के जाना। अगला है देखिए, साधारण नमक पूछ सकता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या नमक में कार्बन पाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है, इसमें सोडियम और क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नौसादर। नौसादर का सूत्र क्या होता है, याद रखना। नौसादर क्या है, इसको सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, हमने लिखा नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। और इसका सूत्र होता है NH4Cl, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला देखिएगा, और हमने लिया है यहाँ पे एक सूत्र यूरिया का, है ना। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, याद रखना NH2CONH2। और ये क्या था, ये जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था। पूछ सकता है आपसे किसने बनाया था, तो वैज्ञानिक थे होलर, इन्होंने इसको बनाया था, है ना। किससे बनाया था ये पूछ ले, तो अमोनियम साइनेट से बनाया था, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, पेज नंबर 4 लेते हैं। यदि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आवाज़ में, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा समस्या है, अभी कुछ दिन बाद सही हो जाएगी। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 3। कौन कौन सी, ठोस है, द्रव है और गैस है। देखिए द्रव अलग होता है, ठीक है, एक होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, जो स्थान को घेरता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाता है। और ये जो द्रव है ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है ना, ये पदार्थ का लिक्विड पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वथनांक क्या होता है, ये पूछ सकता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना, जिस ताप पर कोई पदार्थ गर्म करने पर वो पदार्थ क्या होता है, उबलने लगता है, वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु कहलाता है या क्वथनांक कहलाता है, याद रखना। अब देखो अगला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऊर्ध्वपातन क्या है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम में पूछता है। तो जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो पदार्थ जो ठोस है गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना जाए, सीधे कहाँ चला जाए, गैसीय अवस्था में। द्रव में जाता ही नहीं है, ठीक है ना, सीधे ठोस से कहाँ चला जाता है, गैसीय अवस्था में। तो क्या कहलाता है वो पदार्थ, मतलब वो क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो ये तो क्रिया हो गई। अगर आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन, है ना, पदार्थों के नाम बताओ, तो कौन कौन है, नौसादर, जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र NH4Cl। और क्या है, कपूर है। कपूर को भी जब हम गर्म करते हैं तो द्रव नहीं बनता है, ठोस से सीधा क्या होता है, पिघलता है नहीं, सीधे वाष्प में चला जाता है ना। और क्या है, नैप्थलीन, याद रखना नैप्थलीन भी है, ठीक है, और भी है। तो 2-3 हमने बताया, आप देख लेना। अगला देखो क्वेश्चन, कोल गैस क्या है, कोल गैस, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यह जो गैस होती है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से रिलीज होती है, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में। यदि हम किसी कमरे में, बंद कमरे में अंगीठी को जला दें, है ना, और सो जाएं, तो क्या होता है उसमें, अब जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO गैस बनाता है, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, साइलेंट किलर होती है ना। ये आदमी को पता भी नहीं चलता और उसकी डेथ हो जाती है ना, सोते सोते ही। तो इसलिए कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर सोना नहीं चाहिए। तो और देखिए क्या है, मेथेन भी है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, ये सभी का मिश्रण होती है। कौन गैस, कोल गैस, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो हमने यहाँ पे एक सूत्र ले लिया है, ये वैसे जियोग्राफी का है लेकिन विज्ञान में भी है ना, क्योंकि आपका जो विज्ञान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो देखो सूर्य ग्रहण कब होता है
है ना, किस दिन पूछ लेता है आपसे। इसके बारे में पढ़ के भी जाना थोड़ा आप, और हम तो बता ही रहे हैं। जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या के दिन होता है, और इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना कि कौन चीज़ किसके बीच में आता है तभी होता है। ऐसे चंद्र ग्रहण है, ये कब होता है, तो याद रखना ये किस दिन होता है, हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जब भी होता है। अब थोड़ा और सूत्र देखो केमिस्ट्री में, है ना, जैसे कि पूछ लेता है आपसे चीनी को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, याद रखना। इसका सूत्र पूछे अगर तो क्या होता है, C12H22, है ना, O11 होगा, यहाँ पे गलती हो गई हमसे, C12H22O11 होता है, ये होता है सुक्रोज, या फिर जिसे हम चीनी कहते हैं, उसका सूत्र है। और देखिए अब ये किसका सूत्र है ना, जब ये सुक्रोज जब टूटता है तो जो अलग अलग होता है, तो ये देखिए ग्लूकोज बनता है और क्या, फ्रक्टोज, है ना, ये दोनों। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, फ्रक्टोज को हम कहते हैं मीठी शर्करा, ये फलों में पाई जाती है। इसका सूत्र क्या होता है, यही C6H12O6, याद रखना। और यही जो है फार्मूला ग्लूकोज का भी है, और यही फार्मूला फ्रक्टोज का है, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है कि LPG गैस, है ना, जो होती है लिक्विड, है ना, पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके घरों में, है ना, प्रयोग की जाती है, तो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, पूछ लेगा आपसे। तो ब्यूटेन और क्या पाई जाती है, प्रोपेन। ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन ज़्यादा होती है, तो ब्यूटेन। और ये बहुत ही क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, याद रखना, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, कि जो सिलेंडर होता है, मतलब जो है घरों में LPG, उसमें गैस जो गंध आती है वो किस गैस के कारण, तो वो गैस होती है इथाइल मर्केप्टेन, याद रखना, वो कौन सी गैस है, इथाइल मर्केप्टेन। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछ ले अगर भारत में अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, भारत में स्टील का जो निर्माण करते हैं, तो वो है जमशेदपुर, भिलाई है छत्तीसगढ़, राउरकेला है ना, दुर्गापुरा। इन स्थानों पर स्टील का उत्पादन क्या होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब स्टील के यहाँ पे सामान वस्तुएं बनाई जाती हैं ज़्यादा मात्रा में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज, जिसमें हम क्या करेंगे, बायो के क्वेश्चन लेंगे, और बायो के बारे में भी थोड़ा बहुत डीपली, है ना, क्वेश्चन तो कम लिए हैं, लेकिन जो है बहुत डीपली हम इस पर चर्चा करेंगे। तो केवल आप सुनना वीडियो को बहुत अच्छे से, और 2-3 बार देख लेना, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे, सही भी हो जाएंगे सब के सब, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत चुने क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है, एक्सक्लेरेशन क्या है। तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, है ना, जैसे कि अमोनिया है, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन। याद रखना, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि उत्सर्जी अंगों के कुछ नाम बताओ, तो हमारे शरीर में कौन कौन से हैं, गुर्दा है, जिसको किडनी बोलते हैं या वृक्क भी बोलते हैं, है ना, मूत्रवाहिनियाँ हैं, मूत्राशय है, और मूत्रमार्ग है आदि। ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये सभी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये और ये 3 और 4 नंबर जो बायो में बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे पूछा गया है, पौधों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी होती है उसे क्या कहते हैं हम, तो याद रखना, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, युग लेना बोलते हैं, याद रखना। अगला अगर पूछ ले इसी में, सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है मध्य की, वो कौन होती है, तो याद रखना वो क्या होती है, वायरस, मतलब विषाणु। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस है, विषाणु। और इसकी खोज किसने की थी, आपसे पूछे विषाणु की तो किसने की थी, तो इवानोव्स्की ने की थी। याद रखना, इसकी खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। तो आइए, गला सूख गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप जो है धैर्य बनाए रखें और केवल पढ़ें आप अच्छे से बस। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ट की जाँच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना शॉर्टकट में क्या होता है, ECG, और इसका पूरा नाम पूछे तो सुनिए आप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर आपसे पूछे ब्रेन की, जो मस्तिष्क है हमारा, उसकी अगर हमें जांच करानी है तो वो किस यंत्र से होती है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है EEG। क्या होता है, EEG, पूरा नाम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। याद रखना, थोड़ा सा अंतर है, उसका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिससे हार्ट की होती है जाँच, जबकि मस्तिष्क की किससे होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा जो रक्त है, रक्त में ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, शर्करा, मतलब शुगर, चीनी की जब मात्रा अधिक होने लगती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, तो बताइए कौन सा रोग हो जाता है व्यक्ति को। और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग, ये याद रखना, जिसको शुगर बोल देते हैं, है ना, गाँव के लैंग्वेज में, हो जाता है व्यक्ति को।
अब अगर ये हो गया तो क्या होता है, क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अब इसको जब दूर करना होता है तो क्या लगता है, आदमी को वैक्सीन लेना पड़ता है, किसकी, इंसुलिन हार्मोन की, ठीक है, इसका जो है टीका लेना पड़ता है, आपने देखा भी होगा। अब देखो और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर का कौन सा अंग वो जो है बनाता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारे सेल जो अग्नाशय पार्ट है, अग्नाशय है ना, पेनक्रियाज बोलते हैं, उसमें बीटा सेल से पाई जाती हैं, वो इसको बनाता है। और जब ये कम बनाने लगता है, कम मात्रा में हो जाता है, तो हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है और उसे इंसुलिन हार्मोन बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना। आपको हमारी क्लासें कैसे लग रही हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगी तो आप कम करके देख लेना, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट पढ़ाना है ना, एग्ज़ाम का समय चल रहा है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन 8 नंबर है, दही बनाने में कौन सी जीवाणु सहायक है। तो दही बनाने में जो हमारे बैक्टीरिया यूज होता है, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। हमने कुछ चुने हुए क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि सब करा नहीं पाएंगे हम, समय है नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए, ये तो और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि चना है, मटर है, अरहर है, इन सभी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, याद रखना, राइजोबियम होता है। और ये जो होता है, ये पौधों को क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। अब देखो होता क्या है कि पौधों को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और क्या होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो होता है पोटास होता है। तो इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधों को, वो किसकी होती है, नाइट्रोजन को। याद रखना, पूछ सकता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सर्वाधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन। इसीलिए जो है यूरिया देखते हैं आप, तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन है, संक्रमणीय रोगों के नाम बताओ। संक्रमणीय रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। अब कौन कौन से रोग हैं, सर्दी जुकाम, है ना, ये एक दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, एक से हैजा भी हो जाता है, चेचक है, याद रखना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, थोड़ा देख लेना इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिजैविक औषधियों के नाम, मतलब एंटीबायोटिक जो है औषधियाँ हैं, उनके नाम लिखने हैं। 2-3 हमने लिए हैं, 2 नाम, तो याद रखना, पेनिसिलिन है और क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इनके बारे में आप याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या होती है। तो याद रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, उनको नापने की इकाई क्या होती है, माइक्रोन। अब देखो और क्वेश्चन बनेगा, माइक्रोन क्या होता है, ये जो होती है, जो बहुत छोटी इकाई होती है ना, जीवों को मापने के लिए। और एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं अगर पूछे, तो 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, है ना। ये मीटर का बहुत ही छोटा मात्रक है, याद रखना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मस्त लगा होगा ये सेशन, और जो हमने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, उनको आप बहुत डीपली पढ़ के जाना। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लेना। थोड़ा और बताते हैं, ऐसे ही आप सुनिए हमारी वीडियो को। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश कैसे तरंग है, तो मैं बता चुका हूँ कैसे है, अनुप्रस्थ। इसे चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन और कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो आप याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है ना। और क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, केवल आप सुनिए। फलों को पकाने के लिए, है ना, उस पर किस गैस का छिड़काव किया जाता है, किस मतलब जो है, हाँ, गैस का ही कह सकते हैं हम, तो वो होती है कौन, एथिलीन गैस, है ना। एथिलीन गैस का छिड़काव करते हैं फलों को, कच्चे फलों को पकाने के लिए। और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं हम क्वेश्चन, और जैसे कि हमने लेते हैं कि वेल्डिंग करने में किस गैस का यूज़ होता है, तो एसिटिलीन बता चुके हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। और उसके बाद आपसे मतलब बता सकते हैं कि परावर्तन क्या होता है, सुनिए केवल आप। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है किसी, और उस माध्यम में टकराने के बाद पुनः जो होता है उसका अधिकांश भाग जिस माध्यम से गया होता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है ना, तृतीय सेमेस्टर में भर के है ये। तो प्रकाश कितने का, जो प्रकाश जो है, ये जो परावर्तन है प्रकाश का, ये कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना 2 प्रकार का होता है। आपसे पूछ ले कौन कौन, तो होता है यहाँ पे नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित, है ना। नियमित में क्या होता है, नियमित में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो किसी समतल पृष्ठ पर गिरती हैं और गिरने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जबकि एक होता है आपका अनियमित। अनियमित को
हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है विसरित परावर्तन। उसमें क्या होता है, जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है ना, तो क्या होता है, टकराने के बाद वो क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है ना। तो ये होता है विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन के उदाहरण पूछे तो क्या होता है, जो हमारे घरों में जो खिड़कियाँ लगी होती हैं कांच की, वो कांच में क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है ना, याद कर लेना और थोड़ा अपने आप से भी मेहनत कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मस्त लगेगा, है ना। और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज़ लाते रहेंगे। और जो है अब की बार से समय नहीं मिला, इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक सेमेस्टर के बारे में बहुत डीपली से पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस के बारे में, और सामाजिक विज्ञान हो गया, फिलहाल लगभग सब हम लेकर चलेंगे। लेकिन जो उसमें कुछ हैं वो चुने हुए हैं, जैसे मैथ तो बहुत डीपली चलेगी आपकी, है ना, बहुत बिग डिटेल। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपने भाई बहनों से भी क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि आपके और फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।